चलिएगा तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अजय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलेंगे, जो हमारी पहली क्लास थी, कौन सी हमारी पहली क्लास आपने देखी हो, आई होप आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई हो। अब ये आज की हमारी भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस। चलिएगा तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान। ओके, तो इस चीज़ को पहली क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तमाम चीज़ें खत्म हो जाएँगी और कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग धारा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? याद है कि बीएनएस धारा 1, 2, 3 इस प्रकार से हमारी कल से स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? कल से हमारी चीज़ें सारी स्टार्ट हो जाएँगी, तो आप लोग कसर कस मतलब कमर कस लीजिएगा, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा मतलब जितना ईज़ी से ईज़ी आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, जिससे कभी भी आपको बीएनएस आपको भूलेगा नहीं। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। क्लियर है? बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, जितना पढ़ाता जाऊँ उतना आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइएगा, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? चलिए तो फिर आप सभी लाइव आ जाएँ पहले, फिर मैं सेशन को अपने शुरू करता हूँ। ओके। आह, हो सकता है कल थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू था, इसलिए हो नहीं पाई थी क्लास, लेकिन आपकी आज सब सही है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे बताया था कि आपको जो संविधान का मतलब सॉरी बीएनएस का जो आपका आया भारतीय न्याय संहिता का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, किसका रहा है? तो आप आपका अमित शाह का रहा, ठीक है? आपको पता है कि आईपीसी से बीएनएस का सफ़र किसने कैसे तय हुआ, इसके बारे में मैं पहले पार्ट में आप सभी को बता चुका हूँ। अब दूसरे पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे जो छूट गए कि कौन से नए रूल बने हैं, कौन से नए आईपीसी से हटा के नए कानून बनाए गए हैं, जो आईपीसी में थे उन्हें हटाकर नया लाया गया और जो आईपीसी में नहीं था वो आपको बीएनएस में जोड़ा गया। ऐसे तमाम चीज़ें थी जो कि आपको बताना है, ठीक है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। और मैंने जहाँ तक इन सब की चर्चा कर ली थी, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने इन सब तमाम चीज़ों की चर्चा कर ली थी और हम कहाँ थे? ओके, ये हमारा ये आपका फर्जी खबर। ओके, व्यभिचार तक, ठग तक हो चुका था, आई थिंक मेरे हिसाब से ठग तक हो चुका था। और हाँ हाँ, ठग तक आपका हो चुका था। आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक मैंने मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले जो बीएनएस में नए अपराध जोड़े गए हैं उनके साथ चर्चा कर लेते हैं। जो बीएनएस में कौन से नए अपराध जोड़े गए हैं, तो थोड़ा देखिएगा प्यारे बच्चों आप सभी। तो हाईलाइट करते चलिएगा, मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत नए अपराध मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला कौन सा कानून ऐड किया गया है? तो शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना, ये पूर्णतः क्या कर दिया गया है? तो अब नया अपराध कर दिया गया है बीएनएस में, जिसमें अब 10 साल तक की सजा और जुर्माना रहेगा। देखिएगा, किसी के साथ आप किसी भी लड़की के साथ आप संबंध ये कहकर नहीं बना सकते कि आप उसके साथ शादी करेंगे, इसके बाद आप संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप क्या अपराध हो चुका है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहला पॉइंट बता चुका था। दूसरा पॉइंट का था भीड़ दौड़ हत्या। पहले ऐसा तो भीड़ में हत्या कर दी जाती थी, अब बोल बोल दिया जाता था कि भीड़ में हत्या हो गई है, अब किसे अपराधी माना जाए, लेकिन ऐसा अब नहीं है। भीड़ में पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी और अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उसे आजीवन कारावास या कि मृत्युदंड दिया जाएगा। ये आपको बताया था मैंने। अब संगठित अपराध का मतलब है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, संगठित अपराध मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि प्लान किसी और का था, साजिश किसी और की हुआ करती थी, सोचा कोई और करता था, लेकिन कोई साथ देता था, ठीक है? तो न्यायालय में वह यह कहकर बच जाता था कि बचता था कि मैंने सिर्फ इसका साथ दिया, मेरा इसमें पूरा रोल नहीं है, मतलब मैं 100% इंक्लूड नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन अब किसी नए बीएनएस में अपने अपराध में कहा गया कि अगर आप 1% भी उसके साजिश में साथ हैं, चाहे चोरी ले लीजिए, चाहे डकैती ले लीजिए, चाहे किसी प्रकार की ले लीजिए, तो आप बराबर ही रहेंगे। क्या बराबरी सजा आपको मिलेगी? चाहे अगर उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा एक को, तो दूसरे को बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। और इसके लिए जो क्या किया गया है, तो आजीवन कारावास। अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है डकैती चोरी करने में, तो आजीवन कारावास और 5 लाख का जुर्माना से देना पड़ सकता है। क्लियर है? चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने आपको बाइलिंगुअल रहने वाला है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में समझाते जाता हूँ, ठीक है? अगला कौन सा किया गया है? तो अगला किया गया है आपका छोटे मोटे संगठित अपराध। अब ठीक है, देखिएगा,
अब जैसे कि आपको पता होगा छोटे-मोटे अपराध थे, ठीक है? लेकिन अब इसे छोटे-मोटे अपराध ना मान के मतलब इसे भी नया अपराध बना दिया गया है, जिसके तहत का भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत छोटे संगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है कि चोरी क्या होती है, छीना-झपटी क्या होगी, किया गया। तो 112 में हम लोग जो पढ़ेंगे, उसमें बताऊँगा किस प्रकार परिभाषित, कब चोरी कहलाएगी, कब छीना-झपटी कहलाएगी, कब ब्लैक में टिकट बेचना किस प्रकार रहेगा। तो इस प्रकार ये होता है, तो ये क्या होगा आपका, तो छोटे-मोटे संगठित अपराध में आएगा। उसके बाद आपको बताया था आतंकवादी का, बताया था आतंकवादी कृत्य में कि भारत की अखंडता या कि वो अशांति फैलाएँगे, तो आतंकवादी कृत्य में आएँगे, ठीक है? देखिए एक धारा 113 में परिभाषित किया गया है, ठीक है? अब पहले आत्महत्या का प्रयास करना, 226 के तहत किसी लोक सेवक को उसके कानूनकर्ता को पालन करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करने पर 1 वर्ष तक कारावास या दोनों जुर्माना या सामुदायिक सेवा का प्रावधान हो सकता है। क्लियर है? इतना मतलब आपको बता ही चुका था। अब बढ़ते हैं हम आगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अपराध हैं, याद रखिएगा। तो आपको क्या बीएनएस में जो आईपीसी द्वारा रद्द किए गए अपराध हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? आप सभी लाइव आ चुके हैं? ओके। गुड इवनिंग प्रीति जी। बहुत बढ़िया। वर्षा जैन भी आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलेंगे। तो अब भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अपराध देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका, तो अप्राकृतिक यौन अपराध। क्लियर? कौन सा है आपका, तो अप्राकृतिक यौन अपराध है, जिसके बारे में बता चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं। दूसरा व्यभिचार है, ठीक। और तीसरा आपका ठग है, ठीक। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा मैं आगे पढ़ लेता हूं, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए, अब यहां से हमें शुरू करना था, ठीक है। अब भारतीय न्याय संहिता द्वारा लाए गए कुछ अन्य प्रावधान कौन से हैं, किसमें बीएनएस में लाए गए हैं, क्या लाए गए हैं, तो बीएनएस में लाए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा आज के समय में सोशल मीडिया अपने चरम सीमा पर है। एक छोटी सी बात भी, या एक गलत अफवाह भी बहुत लंबा तूर पकड़ लेती है। और ये जो सोशल मीडिया का सबसे जमाने कारण हो रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया में अगर कोई एक चीज वायरल होती है, या कि किसी एक झूठी कथन, मान लीजिए कहीं भी किसी ज़मीन पर अपने आप कहीं शिप निकल आते हैं, ठीक है? कोई इसे फर्जी तरीके से, क्या आपका फर्जी तरीके से क्या इसे प्रचार करता है और उसे वो प्रचार करके दूसरों को भेजता है, ठीक है? या कि कुछ और कह लीजिए। देखिए, मैं आप समझाता हूँ। जैसे फर्जी खबर, सबसे पहले कौन-सा फर्जी खबर, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता ने, क्या आपका याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता ने फर्जी खबरों को मामलों से निपटने के लिए भ्रामक और झूठी खबरों के प्रकाशन को अपराध घोषित घोषित करने वाला नया प्रावधान पेश किया है। याद रखिएगा, ये पहले नहीं था। ये क्या आपका पहले नहीं था, अब है अपराध। याद रखिएगा, अब अपराध घोषित करा जाता है, ठीक। जैसा कि आपको पता है, कोई भी झूठी अफवाह को इस तरह वायरल व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, हर जगह वायरल किया जाता है, जबकि वो झूठी होती है, उसमें कोई सत्यता नहीं होती है। जैसे कई बार ले लीजिए, बहुत सारी कब भ्रामक होगी, जिससे किसी इंसान को या किसी देश को क्या पड़े, इफेक्ट पड़े उस फर्जी खबर पर। तो क्या रहेगा आपका, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के बारे में लिखा जाए कि मध्य प्रदेश अच्छा नहीं है, इसके बारे में गलत टिप्पणी करी जाए और इसी फर्जी खबर को पूरी जगह फैलाया जाए, और जो व्यक्ति फर्जी खबर को फैलाने शुरुआत किया है और जो फैलाते गया है, उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। और क्या कर दिया गया, झूठी खबरों और भ्रामक खबरों का क्या कर प्रकाशन क्या कर दिया गया है, अपराध घोषित कर दिया गया है। क्लियर है? जब तक आपके पास तथ्य सबूत नहीं, तब तक आप लोग झूठी खबरें नहीं फैला सकते। क्लियर है? चलिए, ओके। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, राजद्रोह। क्या है आपका, राजद्रोह है, ठीक ना। क्या है क्या आपका, तो राजद्रोह है, राजद्रोह, ठीक ना। सेडिशन, ठीक। चलिए देखिएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार भारतीय दंड संहिता की धारा, किसमें, ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा की 124 ए, जो राष्ट्रद्रोह के अपराध से संबंधित है, को असंवैधानिक बताया। इसे हटाने के बजाय भारतीय न्याय ने इसे पुनः लागू कर दिया है। क्लियर है? अब राष्ट्रद्रोह क्या होता है सर, ठीक। राष्ट्रद्रोह आपने सुना होगा कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, किसी भी राज्य में कोई भी शख्स ले लीजिए, जो अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ किसी प्रकार की क्या करता है, किसी प्रकार की कह सकते हैं तो
झूठी खबरों में, या कि कह सकते हैं आतंकवादी एक्टिविटी में, अशांति फैलाने में, या कि उस पर दोष साबित हो जाए कि वहाँ की अखंडता को क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है कहाँ की अखंडता को, तो राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? इसे कहा तो भारतीय न्याय किसमें भारतीय दंड संहिता में इसे 124 ए द्वारा क्या हटा दिया गया, क्या कर दिया गया था, असंवैधानिक बताया गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया, संवैधानिक कर दिया गया, अब पुनः लागू कर दिया गया किसमें आपका, तो बीएनएस में फिर से लागू कर दिया गया है। क्लियर है? तो यहां पर याद रखिएगा भारतीय फिर से पुनः लागू हो चुका, इस चीज को याद रखिएगा, जो कि आपके भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी में हटा दिया गया था। क्लियर है? अब अगली देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका अनिवार्य न्यूनतम सजा। ठीक है, क्या है आपका, तो अनिवार्य न्यूनतम सजा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि मान लीजिए चाहे छोटा क्राइम हो चाहे बड़ा क्राइम हो, कई बार ऐसा होता था कि न्यायाधीश क्या करते थे, आपको बता दूं सबसे पहले, कुछ बेचारे क्या करते थे, देखते छोटा मोटा केस है, चाहे ले लीजिए अगर 50 ग्राम ड्रग्स पकड़ गया, 50 ग्राम क्या क्या होता है ना, जो कुछ भी क्या कहते हैं उससे, गांजा, ठीक, वो ऐसी चीजें पकड़ जाती जिससे कि कई बार को तो न्यायालय क्या करती थी, उन्हें छूट दे देती थी, मतलब बरी कर देती थी, बेल दे देती थी। मतलब अब क्या कर दिया गया, अब कर दिया गया कि आप चाहे छोटी से छोटी, अगर छोटी इसने गलती की है तो छोटी उसे सजा दो, लेकिन सजा दो। बीएनएस में क्या कर दिया गया है, आईपीसी में क्या था कि न्यायाधीश अपने विभाग में था, अपने दिमाग के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार उसे सजा भी दे सकता था और बरी भी कर सकता था। लेकिन अब बीएनएस में ऐसा नहीं है। अब क्या कर दिया गया है, बीएनएस में कर दिया गया है कि आपको उसे सजा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उसे सजा देनी पड़ेगी, चाहे चाहे कितना छोटा अपराध क्यों ना हो उसका, चाहे आप उसे 2 दिन की सजा दीजिए, 1 दिन की सजा दीजिए, 24 घंटे की सजा दीजिए, या कुछ घंटे की सजा दीजिए, लेकिन इस आपको सजा देनी पड़ेगी। आई बात समझे? क्लियर? तो ये क्या है आपका, तो अनिवार्य न्यूनतम सजा आपका आ चुका। पहले क्या था कि पहले न्यायाधीश के ऊपर छोड़ दिया जाता था, उसके बुद्धि के ऊपर छोड़ दिया जाता था, क्या उस सजा देंगे क्या नहीं देंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या, अब ऐसा नहीं है। प्रीति जैन, वर्षा जैन, आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है और किसी प्रकार का कोई डाउट रहे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास का यही फायदा होता है। अब मेरे अनुसार आपको सब समझ में आता जाएगा, पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। क्लियर है ना? चलेंगे, तो थोड़ा देखेंगे जो मैं बात कर रहा था। हाँ, तो भारतीय न्याय संहिता अनिवार्य न्यूनतम, क्या आपका अनिवार्य न्यूनतम दंड सिद्धांत प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा, जिसने दोषी को दंडित करने के लिए न्यायाधीशों की विवेकाधीन शक्तियों को छीन लिया है। तो मतलब इसका वही मैं जो आपको समझाया, क्या न्यायाधीशों की विवेकाधीन मतलब विवेक बुद्धि, मतलब उनकी बुद्धि पर छोड़ दिया गया था, क्या सजा देनी है उसे, क्या सजा नहीं देनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है भैया, अब ये भी किससे छीन लिया गया है, तो न्यायाधीशों से छीन लिया गया है। अब आप ऐसा नहीं, ऐसा कई बार होता था कि थोड़ा बहुत, मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता था कि क्या करते थे, थोड़ा जज भी थोड़ा बहुत पैसा लेकर, थोड़ा वैसा कुछ करके उसकी सज़ा देते नहीं थे, उसे सज़ा मतलब वो कर दिया करते थे, क्या कर दिया करते थे, बरी कर दिया करते थे, और कम से कम वो करके छोड़ दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है। आपको पता है भ्रष्टाचार हर जगह है, आपको अच्छे से पता होगा, भ्रष्टाचार हर जगह है, थोड़ी बहुत हर जगह है, ठीक है, लेकिन न्याय भी है। क्लियर है? तो ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, अगला कौन सा है आपका, तो ये रहा आपका अगला पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। जैसे आपको पता होगा कि इस समय आपको सुनने में आ रहा होगा, बहुत जगह प्रोटेस्ट चले, जैसे कि अभी हाल में ही एमपी में एमपीपीएससी ने अच्छा प्रोटेस्ट किया था इंदौर में, और वहीं दूसरी जगह पटना में भी अच्छे कुछ बच्चों ने बढ़िया तरीके से आंदोलन किया था। ठीक है, लेकिन आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन और प्रोटेस्ट में ये ध्यान रखिए कि किसी प्रकार की वहाँ की जो पब्लिक संपत्ति है, वहाँ का जो पास का जो सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसको क्षति न पहुंचे। जैसे कि वहाँ खड़ी गाड़ी, वहाँ खड़ी बस, वहाँ जो भी चीज़ है, उससे आप उसके नुकसान करते हैं, उसे क्षति पहुंचाते हैं, तो भैया भारतीय न्याय संहिता था, अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बराबर ही जुर्माना लगाया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने बस चलाई है,
तो बस का जुर्माना देना पड़ेगा, निकालो बस का पैसा है। अगर आपने कार जला दी है, ऑटो जला दी, अगर ऑटो का खर्चा है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का जुर्माना लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को। क्या तो आप समझ में आया? अब संपत्ति क्या कर दिया गया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान के बराबर ही जुर्माना लगाया जाएगा। अब क्लियर हो गया इस चीज को, पॉइंट हो गया। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। एक निश्चित जुर्माना लगाया जाता था, पहले क्या होता था, तो एक निश्चित जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जितने का नुकसान हुआ है, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 1 रुपया का हो, आपको उतना जुर्माना लगाया जाएगा। ओके। हम्म। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जरा। ठीक, ये तो समझ में आ गई। अब थोड़ा जान लेते हैं भाई, मैं आप थोड़ा बता देता हूँ कि जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आया है, इसे कुछ विशेषता क्या विशेषता है इसमें, ये आईपीसी से हटकर क्यों है बीएनएस, ऐसे क्या खास बात है आपके इस बीएनएस में जो कि आपको आईपीसी को बदलना पड़ा। ठीक, क्या खास बात, कुछ तो विशेषता होंगी, कुछ तो अच्छी चीज होगी, तो देख लेते हैं, चलिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दो भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख विशेषता, ठीक है। सबसे पहले बता दूं क्या है आपका ये, तो सबसे पहले सरल और स्पष्ट है। क्या है आपका, तो सरल और स्पष्ट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, तो अगर लिखने को आए कभी तो क्या है आपका, सरल और स्पष्ट है। मतलब पहले भारतीय दंड संहिता में एक धारा अपराध को परिभाषित करती थी और दूसरी उसकी सजा का प्रावधान करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में जो धारा अपराध को परिभाषित करती है वही उसकी सजा को प्रावधान भी करती है। समझ में आया कि नहीं? यहां से देखिएगा, जो आपके भारतीय दंड संहिता में आपका जो परिभाषित करती थी उसकी सजा का प्रावधान करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में जो धारा अपराध को परिभाषित करती है वही उसकी सजा का प्रावधान भी करती है। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है आपका, आधुनिक अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि मैं पहले आपको पहली क्लास में बताया था कि आधुनिक युग में परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि आधुनिक युग में अलग अलग प्रकार के अलग अलग अपराध होने लगे हैं, उनके लिए अलग अलग दंड होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ऐसा हुआ करता था कि अब जो अलग अलग दंड हो अपराध हुआ करते थे, तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार उन्हें सजा सुना देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहाँ वो संविधान में कहीं भी, मतलब कह सकते हैं तो वो आईपीसी में कहीं भी उसके विषय में किसी प्रकार का कोई भी विषय क्या था, वर्णित नहीं था, परिभाषित नहीं था कि इस सजा के लिए ये सजा निर्धारित की गई है। क्लियर है? चलिएगा। तो भारतीय न्याय संहिता वर्तमान समय की समस्या से संबंधित अपराधों को निपटने का लिए पर्याप्त उपलब्ध कराती है। याद रखिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ये ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक। अगला है पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बेहतर अधिकार, ठीक है। तो पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बेहतर अधिकार किस प्रकार से, तो भारतीय न्याय संहिता में पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पहले से अधिक मुआवजा प्रदान करने वाले प्रावधान जोड़े गए हैं। पहले ऐसा तो बहुत सा मतलब ढीला ढाला था, ठीक है, लेकिन बीएनएस में थोड़ा और कठोर कर दिया गया और चीज़ों को थोड़ा बारीकी से देखी गई, समझी गई और उसे जोड़ी गई है। क्लियर? अगला, अब देखिएगा अगला पॉइंट हमारा क्या है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के लिए विशेष प्रावधान लाए हैं। क्या लाए गए हैं, तो इस चीज को नोट करिएगा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए विशेष प्रावधान लाए गए हैं। आपको बता दूं जितने कैंडिडेट देख रहे हैं कि आज के युग में सिर्फ बहुत सबसे ज़्यादा जो शोषित हो रहा है, मतलब शोषण जिसका हो रहा है वो महिला का हो रहा है, दूसरा बच्चे का हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, ठीक है। इन पर मतलब अलग अलग प्रकार के इन लोगों पर अपराध हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अलग अलग करके इन पर अपराध हो रहे हैं। आप लोग रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने में आता है आप सभी को, ठीक है, जिसमें महिला और बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा अपराध आपको सुनने में आता होगा, ठीक है। तो इनके लिए एक विशेष क्या किया आपका, इनके लिए एक विशेष क्या बनाए गए हैं, तो विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, विशेष क्या बनाए, कानून बनाए गए हैं। क्लियर है? अब कौन से नए कानून ऐड जोड़े गए हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों जैसे जैसे महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध कौन से आपके, सबसे पहले यौन उत्पीड़न, ठीक, सबसे पहले घरेलू हिंसा, नाबालिग बच्चे का अपहरण, वेश्यावृत्ति और बंधुआ मजदूरी आदि के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा आप, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा
महिलाओं के साथ अधिकांश हमारे अभी भारत में घरेलू हिंसा होती है। कारण क्या होता है? दहेज ना मिलना, डॉरी ना मिलना, ठीक ना? सबसे मेन। और आपको पता होगा आजकल बच्चों का ये अच्छा खासा क्या हो रहा है? अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कैसे किडनैपिंग होगी, सर अपहरण किस प्रकार हो रहा है? आपको पता होगा, आपने देखा होगा हर चौराहे पर लाल बत्ती पर आपको छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे। ये बच्चे आते कहाँ से हैं? आपको बताता हूँ, देखिए करते क्या है, ये जो गिरोह करते हैं, जो अपहरण करते हैं गिरोह, मान लीजिए राजस्थान से क्या करती है, राजस्थान से अपहरण करके कहाँ ले आई? मध्य प्रदेश में ले आई। अब मध्य प्रदेश में बोली यहाँ तुझे भीख मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भीख मांगना पड़ेगा। अब राजस्थान में तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश किस प्रकार ढूंढ पाएंगे? तो आसान नहीं हो जाता इस प्रकार। तो इस प्रकार मतलब बच्चों पर अगर अपहरण होता पाया जाता है तो इसमें सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया। क्लियर है? और अगर इसी प्रकार वेश्यावृत्ति या किसी महिला को वेश्यावृत्ति के प्रति के लिए मजबूर किया जाता, चाहे उसके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनका प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यौन उत्पीड़न के लिए भी प्रेरित होते हैं तो उसके लिए भी अच्छा वो किया गया। और बंधुआ मजदूरी आप लोग समझ चुके होंगे, बंधुआ मजदूरी, ठीक ना? अच्छे जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला पॉइंट है जुर्माना लगाकर छोटे मोटे अपराधों में रिहा करना। क्या करना? जुर्माना लगाकर छोटे मोटे अपराधों में रिहा करना। अदालतों से लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता में छोटे और मामूली अपराधों के संबंध में जुर्माना अदा करके रिहाई का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, मतलब रिहाई का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे कार्य जिससे किसी को किसी प्रकार का क्या ना हो, नुकसान ना हुआ हो। ठीक है, नुकसान ना हुआ हो। जैसे मान लीजिए आपने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, लेकिन किसी किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, तो इसमें जुर्माना लगा के रिहा कर सकते हैं। इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा। अगला है सुव्यवस्थित कानून प्रावधान। ठीक, यहाँ देखें तो भारतीय न्याय संहिता बिना किसी देरी के न्याय सुनिश्चित कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे प्रक्रियात्मक कानून की सहायता के लिए सुव्यवस्थित प्रावधान प्रदान करती है। मतलब इसका मतलब सीधा तौर पर है कि पहले ऐसा हुआ करता था, ऐसे बहुत से अपराध हुआ करते थे जिनका सही टाइम पे निराकरण नहीं हो पाता था। ऐसे बहुत से केसेस हुआ करते थे जो कि लंबे समय तक चला करते थे। क्या आपके लंबे समय तक चला करते थे, जिससे जो जिनके साथ अपराध होता था वो लोग बेचारे डरते थे कि सालों साल हमारा केस चलेगा। लेकिन जब आपने अगर सुना होगा, आपने जो आपने अमित शाह जी की क्या सुना होगा, स्पीच सुना होगा, उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे कहा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो लंबे समय तक चलते हैं, तो ऐसे केसेस को जितना जल्दी हो सके 1 से डेढ़ साल के अंदर क्या कर निपटारा कर दिया जाए। इनकी बात मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है? चलिएगा। हुँ, ये समझ में आ गया, हो गया? अब भारतीय न्याय संहिता कानूनी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इस चीज़ को भी देख लेते हैं। बाकी आप लोग कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है आप सभी के? ओके। अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों। अगला पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता की कानूनी व्यवस्था पर प्रभाव क्या डालती है, ठीक है? क्या प्रभाव डाल रही है, मतलब बीएनएस आपकी आपकी कानूनी व्यवस्था पर किस प्रकार का इफेक्ट कर रही है, किस प्रकार प्रभाव डाल रही है? आपके आईपीसी कहीं अच्छा, कम, ज़्यादा या कि बहुत कम, ये भी देख लेते हैं। चलिएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के कानूनी व्यवस्था पर प्रभाव, लंबित मामलों में कमी लाना। क्या आपका जो कि आपको अभी बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था, भारतीय न्याय संहिता से छोटे और मामूली अपराधों को हटाने से अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम हो जाएगा और उनकी संख्या में भी कमी आएगी। मतलब आप लोग देखते होंगे छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता था, कि छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था, तो क्या बोलता था, चल भैया तुझे मैं कोर्ट में देख लूँ, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। चाहे छोटी-मोटी धक्का-मुक्की हो जाती है, चाहे छोटा-मोटा कह सकते थे थप्पड़-पप्पड़ लग जाते, थोड़ा बहुत झगड़ा हो कहाँ पहुँचते थे, तो कहाँ चले जाते थे? अदालत चले जाते थे। और इस मामलों को बहुत लंबा तक खींचा जाता था। तो इन सबको क्या किया गया है, इन छोटे-मोटे मामलों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इन्हें क्या कर दिया गया है सिंपल तौर पर, जुर्माना लगाकर दोनों पर जुर्माना, या किसी एक कैंडिडेट पर, या अगर किसी अपराधी है, किसी एक कैंडिडेट पर क्या जुर्माना लगाकर इसे क्या कर दिया, इसका निराकरण कर दिया जाता है। इसे न्यायालय तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? इस प्रकार का कानून व्यवस्था कर दी गई है, किसमें आपके, तो बीएनएस में कर दी गई, ठीक है? पुलिस ही निपटारा कर देगा कि बीएनएस की धारा तुमने ये किया है, कि ये तुम्हारा जुर्माना है, इतना भरो और जाओ। क्लियर? ऐसा है।
जिससे क्या फ़ायदा है सर? आप पूछोगे सर उससे फ़ायदा क्या है? तो यार इतने सारे जो पेंडिंग केस होते हैं, जो सालों-साल चलते आ रहे हैं, जो कि कह सकते हैं जघन्य जो अपराध होते हैं, वो तक बहुत लंबे समय में अपराधियों को मिलते हैं, जो कि जल्दी मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, चलिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? सरल कानूनी भाषा। मतलब आप देखते होंगे आईपीसी में हिंदी शब्द को, इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो हिंदी शब्द को इतना कठिन बनाया गया, उसके शुद्ध हिंदी मतलब पूरा एकदम प्योर हिंदी बनाया गया, जिसे समझने में अच्छे-अच्छे क्या पसीने छूट जाते थे। कई बार तो कई वकीलों को सर्च करना पड़ता था क्या है इसका मतलब भैया हिंदी में। तब क्या कर दिया गया बीएनएस में, क्या कर दिया गया, भारतीय दंड संहिता में कानूनी प्रावधान बहुत जटिल और भ्रामक थे। क्या थे? बहुत जटिल और भ्रामक थे, जिससे कई लोग उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते थे। यही बात बोला ना, आसानी से समझ नहीं पाते थे। ठीक, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में कानून प्रावधानों को बहुत सरल स्पष्ट क्या कर दिया गया, बहुत सरल स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि समान व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो एडवोकेट्स या कि जो लॉ की पढ़ाई करते थे वही समझ पाते थे, क्योंकि वो पढ़ते रहते थे। अब जो समान व्यक्ति है क्या जाने इसका को मतलब ये शुद्ध हिंदी तमाम चीज़ों क्या जाने, ठीक है? तो अब क्या कर दिया गया, इस प्रकार का बना दिया गया है बीएनएस को कि जो समान व्यक्ति भी होगा तो आराम से उसे बीएनएस को पढ़कर समझ सकता है कि हाँ, ये धारा के तहत ये एक सज़ा प्रावधान है और ये जुर्माना लगाया जा सकता है, तो आराम से पढ़ सकता है। ठीक है? अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों मापदंडों पर खरा उतरने प्रयास। क्या आपका? तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मापदंडों पर खरा उतरने का प्रयास मतलब भारतीय न्याय संहिता भारत की कानून व्यवस्था को वैश्विक मानकों पर खरा उतरने का ईमानदार प्रयास है, जो आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। क्लियर है? आपको इसलिए ये पॉइंट आपका आपने समझा नहीं होगा तो आप लोग याद समझ समझ लीजिएगा कि ऐसे बहुत सारे अपराध हैं, ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो कि भारतीय दंड संहिता में है ही नहीं, जिनका व्याख्यान ही नहीं किया गया। ठीक है? क्लियर है ना? और इसे इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी मतलब इसकी देखा कि अन्य मतलब कह मतलब चर्चा कहाँ अन्य देशों में तक भी पहुंच सके। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की उन्हें वो भी खुद प्रेरित हो, क्या उससे प्रेरित हो, क्या प्रेरित हो कि उन्हें भी समय के साथ अपना कानून अपना जो क्या क्रिमिनल जो आपका लॉ है उसे चेंज करना चाहिए। ये इसका मतलब है। ठीक है, आधुनिक समय में मतलब हम हमारे भारत से प्रेरित होकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बाकी जो बड़े-बड़े जो देश हैं, हमसे क्या सो लेके क्या लेकर हमारा ठीक ना? समझ आ गए? ये चीज़ है। अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा-सा अब मैं थोड़ा बातचीत कर लें। भारतीय न्याय संहिता के लिए चुनौतियाँ, उससे पहले आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है? इसके बारे में बताता हूँ उससे पहले। ओके, तो प्रीति जी और वर्षा जी कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? आप दोनों लाइव हैं, ठीक है? और भी बच्चे लाइव हैं, पहले आप दोनों बताएँ कि आप दोनों की तैयारी कैसी चल रही है? कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है आप लोगों को? और आप बेफ़िक्र रहिएगा, आपको बीएनएस इस प्रकार पढ़ाया जाएगा कि आपको दोबारा लॉ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको पूरी धारा यहाँ रटा दूँगा मैं, 1 से लेकर पूरे 358 तक रटा दूँगा। जो आईपीसी में 511 हुआ करते थे, जिसे बदल कर कितना कर दिया गया है, तो 358 कर दिया गया है और 20 चैप्टरों में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं आपको पूरे 20 के 20 चैप्टर पूरे बढ़िया तरीके से करवाऊँगा, बढ़िया पीडीएफ के साथ आपको पढ़ाऊँगा। क्लियर है? तो आप लोग बने रहिएगा। और ऐसा कई बार होता है कि क्लास कई बार होती है कि सर्वर इशू होता है, एप्लीकेशन कई बार होता है, सर्वर हो डाउन हो जाता है, ठीक है? तो क्लास नहीं हो पाती। तो आप लोग घबराएँ मत करिए। हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप चौहान अकेडमी के साथ जुड़े हैं, तो आपका कंप्लीट कोर्स कराने की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी, अच्छे से अच्छे कंटेंट तक। ठीक है? चलिए, प्रीति नहीं सर, सर समस्या तो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। चलेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो नए कानून
उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। क्या करना आपका? तो याद रखिए, नए आपराधिक कानून को जमीनी स्तर पर प्रभावी और कुशल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों और कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या आपका? तो चुनौती है, याद रखिएगा। अभी जो बीएनएस आपका आया है, बीएनएस आया है, ठीक है, याद रखिएगा। बीएनएस आया, लेकिन किस प्रकार अप्लाई हो, ठीक, किस प्रकार अप्लाई हो, इसके लिए जो वहाँ का, मान लीजिए आप क्या बनने वाले हैं, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपको क्या, आपको एक प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे क्या आपको पता चल सके कि इस दंड के लिए ये दंड की सज़ा दी जाती है, ये जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कानून के अंदर आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें कानून का पता ही नहीं है, एबीसीडी भी, फिर भी कानून में हैं, कानून के अंतर्गत काम कर रहे हैं और उन्हें पता कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब भारतीय न्याय संहिता उन्हें बताना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए? न्यायिक अधिकारियों को कानून लागू कराने वाले क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना चाहिए। वही चीज़ आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये आपकी क्या चुनौती है बीएनएस में, ठीक है? चुनौती ये है आपको, ठीक है? बेनस अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे पहला चुनौती क्या है? तो सबसे पहला है, जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो कानून लागू कराने वाली जो एजेंसियां हैं, ठीक है, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो बीएनएस सही सही ढंग से चल सकेगा और बीएनएस में सही तरीके से न्याय मिल सकेगा। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा आपका क्या है? नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाना, ठीक ना? आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कानून के नाम से डर जाते हैं कि भैया हमारे ऊपर केस हो जाएगा, तो फलाना ठिकाना हो जाएगा, अगर हम इन्हें इसके खिलाफ वो किया तो हमारा, कई बार हम लोग क्या, हमारे ऊपर शोषण होता रहता है, हम लोग सहते रहते हैं, लेकिन ठीक है, कारण क्या है? उन्हें कानून के बारे में पता नहीं होता, ठीक है? कि अगर ये कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किस प्रकार शोषण करता था, हम किस एक्ट के तहत, किस धारा के तहत हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? वाद ला सकते हैं उस प्रतिवादी के खिलाफ, ठीक? और किसी भी न्यायालय में अपना हक ले सकते हैं, लेकिन बेचारा डरता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो कानून चाहे कितना भी प्रभावी और कुशल क्यों ना हो, याद रखिएगा, चाहे बीएनएस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सरल स्पष्ट क्यों ना हो, अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचा, कहाँ तक? लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंचा है, जागरूकता नहीं फैलाई गई, नहीं बताया गया बीएनएस के बारे में, तो चाहे कितना भी अच्छा स्पष्ट तरीके से बीएनएस में लिखा हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? देखिए, कानून चाहे कितना भी प्रभावी और कुशल, कि आपका कुशल क्यों ना हो, उनका कोई लाभ नहीं है जब तक कि वह जनता जिसके भले के लिए वे बनाए गए हैं उनके बारे में जागरूक ना हो। इसलिए न्याय हित में यह आवश्यक है कि नागरिकों को उन कानूनों के बारे में जागरूक किया जाए जो उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसे लागू तो कर दिया गया है, ठीक है, अब इसके बारे में ना ही बताया जा रहा, ना ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा, नहीं किसी को बताया जा रहा है, तो क्या फायदा करके लाकर, जब आप कानून, मतलब जो कानून लाए हैं उसे जनता तक पेश ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो अधिकारियों से कह नहीं रहे हैं कि जितना हो सके इसे हर जगह बताएं, हर स्कूलों में बताएं, हर संस्थान में बताएं। अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार ही नहीं करेंगे तो ऐसे बीएनएस का क्या फायदा? तो ये चुनौती है दूसरे नंबर की। अगली चुनौती कौन सी है? तो आधुनिक संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी संसाधनों का अभाव में उन लक्ष्यों को प्राप्त करना लगभग असंभव जिनके कारण भारतीय न्याय संहिता का गठन किया गया है। इन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा ये सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्या। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कहीं किसी का मेंस लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका मेंस लिखते हैं, ठीक, किसी चीज़ का, किसी भी पेपर का, चाहे सिविल जज का पेपर देते हैं आप सब, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, याद रखिए, सीधे सीधे वो क्वेश्चन है सबसे पहले कि भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, सबसे पहले क्या प्रश्न है आपका? पहला नंबर, तो भारतीय न्याय संहिता क्या है, आखिर क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता एक सुव्यवस्थित आपराधिक कानून है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान करता। इसे भारतीय दंड संहिता को समाप्त कर उस जगह उपयोग करने के लिए लाया गया है जो मूल रूप से ब्रिटिश राज्य में भारतीय नागरिकों के उत्पीड़न के लिए बनाई गई थी। कौन सी आपकी? तो ब्रिटिश राज्य में, कौन सा आपका? ब्रिटिश राज्य में
भारतीय नागरिकों के उत्पीड़न के लिए बनाई गई थी आईपीसी 1860 में, ठीक है, 1860 में बना था आपका आईपीसी, लागू हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या आपका, आईपीसी को क्या है आपका, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से बदलने की क्या जरूरत थी। आपको बताना है कि आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से बदलने की क्या आखिर क्या जरूरत थी कि आपको आईपीसी हटाकर बीएनएस लाना पड़ा। तो अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो भारतीय दंड संहिता पुराने सदियों कानून कानून था। क्या था आपका, आईपीसी मतलब 1860 के अपराध हुआ करते थे उस समय के, क्या लिखे हुए थे, क्या अपराध लिखे हुए थे और सजा लिखी थी। लेकिन आधुनिक काल में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध होने लगे, उनका क्या, तो इसलिए बीएनएस लाना जरूरी था, जो समय समय पर अनेक परिवर्तनों के बावजूद वर्तमान युग की समस्याओं से निपटने में असमर्थ सिद्ध हुआ और नए आपराधिक कानूनों की निरंतर मांग के कारण से भारतीय न्याय संहिता बदलना आवश्यक हो गया है। क्या हो गया, आवश्यक हो गया है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की तुलना में भारतीय न्याय संहिता क्या लाभ है। आपको बताना है कि भारतीय जो आपकी आईपीसी है बीएनएस की तुलना में कितना क्या लाभदायी है, कितना क्या, क्या लाभ मिलेगा इसमें हमें, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता आप याद रखिए, भारतीय दंड संहिता की तुलना में भारतीय न्याय संहिता कई फायदे हैं। सबसे पहले इसकी भाषा सरल है, क्या आपका भाषा सरल है और स्पष्ट है, क्या आपका स्पष्ट है, ठीक है। और यह आधुनिक और तकनीकी अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान करता है, ठीक करती है। पहले क्या था, आईपीसी में 1860 में लागू हुआ था, उस समय कहाँ इंटरनेट, कहाँ सोशल मीडिया, कहाँ कुछ था, कहाँ पे अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम हुआ करते थे, और कहाँ साइबर के आपका अरेस्ट हुआ, डिजिटल अरेस्ट हुआ करता था, ठीक है। अब लेकिन होने लगा है, ठीक है, जो पहले मौजूद नहीं थे। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाकर पीड़ितों को राहत प्रदान करना और न्यायालयों पर लंबित मामलों को बोझ से मुक्ति दिलाना। क्लियर बच्चों। चलिए 3 क्वेश्चन और हैं, याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन और हैं, ओनली 3 क्वेश्चन और हैं। हम्म, बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल गाइड करेंगे। अब मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिए पीडीएफ दे दूंगा, साथ ही साथ क्या करूंगा आपके लिए बढ़िया क्या करूंगा, नोट्स भी तैयार करके रखा हूँ। नोट्स आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक मेरे से। आप चलो आपको दिखाई देता हूँ पहले, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि मैंने आपके लिए क्या क्या बना के रखा है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा इसे दिखा देता हूँ आपको, इसे देखिएगा, ये देखिए आपका, ठीक है, यहाँ देखें पूरा बाकायदा, यहाँ से देखेंगे धारा 1 प्रारंभिक प्रिलिमिनरी डेफिनेशन, धारा 1 का पूरा देखेंगे। ये पढ़ाऊंगा अभी आपको, बस ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, कल से यही चलेगा आपका, कल से यही चलेगा, ठीक है। यहाँ देखें सारे केस मेंशन किया हूँ, हर एक केस मेंशन किया है इसमें, हर एक केस, ठीक। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। तो आप लोग बेफिक्र होके पढ़ते रहिए, आप लोग के लिए सब कुछ कर दिया हूँ मैंने, हर चीज़ तैयार करके रखी है, हर एक उसका चैप्टर का बना के रखा हुआ है, ठीक है। ओके ना, और दिखा दूँ आपको, और आपको मैं किससे पढ़ाऊँगा, तो जो ऑफिशियल क्या है आपका, तो ऑफिशियल जो जारी किया गया, क्या किए गए हैं, जारी किए गए हैं, तो आपके भारतीय न्याय संहिता 2023 जारी किया गया है, भारत का राजपत्र। ये पूरा आपको हिंदी में भी बताऊंगा, आपको हिंदी में भी, ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये पूरा इसमें भी पढ़ाऊंगा, इसमें क्या रहेगा, पूरा सेम टू सेम क्या रहेगा, पूरी चीज़ रहेंगी। ये देखिए, यहाँ देखें, ये पूरा हिंदी में रहेगा। अब इसी को क्या करूँगा मैं, इंग्लिश में कर दूंगा, क्या इंग्लिश में भी इसका आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका इंग्लिश में रहेगा, ये आपका इंग्लिश में है। तो मतलब हर प्रकार से मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार रहिए, आप लोग बेफिक्र रहे, आपका पूरा कंप्लीट कोर्स मैं कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो नोट्स
बनाते चलिए और आपको पीडीएफ वगैरह पीडीएफ नोट सब मिलते भी जाएंगे। ठीक है, चलिए। हम्म तो हम थे, अगला था हमारा क्या कि चौथा पॉइंट क्या है हमारा, भारतीय न्याय संहिता द्वारा मामूली अपराधों के संबंध में क्या परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, जो कि पहले क्या मामूली अपराध हुआ करते थे उनका मतलब, आपको पता होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ बात से झगड़ा होता है और केस कहाँ पहुंच जाता है, आपका न्यायालय पहुंच जाता है। पुलिस क्या करती है, लाती है और उसे न्यायालय में खड़ा कर देती है, छोटी छोटी बात को। लेकिन उसे क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता छोटे अपराधों से संबंधित मामलों को जुर्माने के लिए दंड की व्यवस्था की है कि अगर ये अपराध है इतना इससे पैसे ले लो, अगर इन दो आप लोग जांच कर लिए किसकी क्या गलती है, इसे जुर्माना लगाओ, जाने दो, ताकि न्यायालय में अनावश्यक मुकदमे का बोझ कम किया जाए, क्या हो सके, तो अनावश्यक क्या बोझ कम हो सके, जिसकी मांग विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और मानवाधिकार एजेंसी द्वारा लंबे समय से की जा रही, ताकि उन विचाराधीन कैदियों के हितों की रक्षा की जा सके जिन्होंने उस अपराध की वास्तविक सजा से अधिक समय जेल में बिताया, जिसके लिए वे न्यायिक विचारण से गुजर रहे हैं। मतलब उसका इतनी बड़ी सजा नहीं, मतलब इतना बड़ा अपराध नहीं था, इतना बड़ा अपराध नहीं था बेचारे का, जितना लंबे उस समय में आप उसे जेल में रख रहे हैं। ठीक, लेकिन बेचारा न्यायाधीश पे क्या करे, क्या करे न्यायाधीश, मजबूर है। ठीक है, वो कहीं मेंशन ही नहीं है, अगर कम सजा देगा तो उसकी छवि इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज क्या कर दिया गया है, दो चीज कर दी गई है। अब यहां देखेंगे भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता कैसे लागू होगी। ठीक, तो भारतीय न्याय संहिता को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक, ऑलरेडी बता चुका हूं। जन जागरूकता मतलब लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। कानून लागू कराने वाली एजेंसियां जो कानून लागू की हैं, न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए। अधिवक्ता यानी एडवोकेट्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उनके लिए क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं, तथा इसके लिए अदालतों को आधुनिक बुनियादी ढांचा और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। क्लियर, मतलब कि अगर आपने बोला है कि जो बीएनएस है आईपीसी की जो जगह ली है ये पूरी तरह से आधुनिक है, तो आपको आधुनिक तौर पर आधुनिक चीजें भी उपलब्ध करानी होगी। जो न्यायिक क्षेत्र है वह न्यायिक क्षेत्र में आपको आधुनिक क्या देना पड़ेगा, समस्त चीजें देनी पड़ेंगी जो कि आपने बीएनएस में दी हैं। ठीक है, तभी ये एक प्रकार का क्या आईपीसी की जगह ले पाएगा। क्लियर है ना, ओके। और ये मैं स्वयं को और अन्य लोगों को भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रावधान के बारे में कैसे जागरूक कर सकता हूं, तो आप खुद को और अन्य लोगों को भारतीय न्याय संहिता के प्रति जागरूक करने के लिए एडवोकेट दिनेश चौहान के केस सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि दिनेश सिंह चौहान सर यानी कि ये आपके एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान, जितने भी आपके क्या होते हैं, आपके केसेस होते हैं, जितने भी आपके होते हैं, उनकी जो वीडियोज़ कहाँ डाली जाती है, कहाँ डाली जाती है, तो यूट्यूब पर डाली जाती है। तो वहाँ पर जाके आप उनके केस सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल किस प्रकार रहता है, क्या फैक्ट रखे जाते हैं, तो वहाँ आप लोग जाके उनका देख सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप सबको सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। आई नो प्रीति जी। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आज क्या हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म, कल से हमारी धाराएं स्टार्ट होंगी। इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी हुई, तमाम चीज़ें आपको आ गई होंगी। कल से आप लोग शुरू क्या करने वाले हैं हम लोग, तो कल से धारा 1 से शुरुआत करेंगे। अपराध क्या होता है उसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। अपराध कितने प्रकार के होते हैं, अपराध के एक मतलब कह सकते हैं अपराध कब जन्म लेता है, कब अपराध माना जाता है, इस तमाम चीज़ों को हम कल समझेंगे अच्छे से। कल रात को 9 बजे बिल्कुल करेक्ट टाइम भी मिलेगा, रात को 9 बजे। ठीक है,
जिसमें हम आपको कल से हम शुरू करेंगे क्या अपना, क्योंकि आज से शुरू करने में कोई फ़ायदा नहीं है, लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने, मैं सोच रहा था कि आपका क्या चालू कर देंगे, तो अगला पार्ट चालू कर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कल से करना चाहिए। क्यों, क्या क्या कहना है आप लोगों का? प्रीति, प्रीति, माधवी, वर्षा, क्या कहना है आप लोगों का? कल से शुरू करते हैं धारा का, ठीक है। आज इसे इंट्रोडक्शन पार्ट रहने देते हैं, ठीक है। जैसे कोई अपडेट आएगा वर्षा जान आपको बता दिया जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन उससे पहले पहले सारा खत्म करवा दिया जाएगा पवित्र रिवीजन के साथ, ठीक। तो चलिए यहीं खत्म करते हैं। कल हम क्या करें, कल शुरू करेंगे क्या, तो कल से शुरू कर सकते हैं हम लोग, धारा शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, और रात को 9 बजे इस क्लास को मिस मत करा करिए। जो मैथ रीजनिंग होती है उन्हें थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि आप यहाँ मज़ेदार तरीके से पढ़ सकते हैं, क्लियर। चलिए फिर मुलाकात करते हैं कल इसी टाइम पर, रात को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।